कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऑनलाइन A few moments later. कितना फनी मीम है। ओह, ये डॉग्स कितने प्यारे हैं। दोस्तों को भेजती हूँ। यार मैं तो पढ़ रही थी, फिर डिस्ट्रैक्शन हो गया। यार पढ़ाई में तो मन ही नहीं लग रहा है, क्या करूं? 30 मिनट गाने सुन। यार थोड़ी देर सो लेती हूँ, कल से start। अगर इस तरह के डायलॉग्स आप भी रेगुलरली बोलते हैं, या फिर आप भी पढ़ाई में अच्छे होना चाहते हैं पर आपको कोई तरीका समझ नहीं आता, या आप पढ़ाई करना तो चाहते हैं पर आपका मोटिवेशन कम पड़ जाता है, तो आज के एपिसोड को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस एपिसोड में इन सभी प्रॉब्लम्स का आंसर आपको मिल सकता है। हेलो एवरीवन, ये है द गुड टॉक और मैं हूं आपका होस्ट चर्चिल। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस सिंगल एपिसोड में आपकी पूरी लाइफ चेंज करने की पावर है। सो इस एपिसोड को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसे बुकमार्क कर लीजिए और सेव कर लीजिए और रीविजिट कीजिएगा। जब भी आपकी एग्जाम्स आने वाली हो उसके पहले 2 मंथ्स पहले इस एपिसोड को ज़रूर सुनिएगा, और आप नोटिस करेंगे कि जिस तरह से आप पढ़ाई करते हैं और जिस तरह से आपके रिजल्ट्स आते हैं वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएंगे। इस एपिसोड के एंड में मैं आपको ऐसी 5 टिप्स दूंगा जो आपकी एजुकेशन को, जिस तरह से आप पढ़ाई को अप्रोच करते हैं, आपकी स्टडीज़ को हमेशा के लिए चेंज कर देगी फॉर द बेटर। सो लेट्स बिगिन। वी आर वॉट वी बिलीव। हम सब ये जानते तो हैं, पर जब पढ़ाई की बात आती है, जब स्टडीज़ की बात आती है तो हम ये भूल जाते हैं। हम ऐसी बातें करते हैं, मुझसे तो पढ़ाई होती ही नहीं, 12th बोर्ड में 90%, मैं तो पास हो जाऊँ वही बहुत बड़ी बात है, कैट तो मेरे बस की ही नहीं है, मैं तो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लूँ वही बहुत हो जाएगा। जब हम इस तरह की सोच रखते हैं तो हम जंग लड़ने से पहले ही हार चुके होते हैं। अगर हमें लगता है कि हम कोई चीज़ नहीं कर सकते तो हम ट्राई ही नहीं करते, और जब हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो उसमें सक्सेस तो मिल ही नहीं सकती। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि जो लोग पढ़ने में अच्छे होते हैं उनमें से मेजॉरिटी लोग हमेशा ही पढ़ाई में अच्छे रहते हैं, या जो लोग पढ़ने में बुरे होते हैं वो कंसिस्टेंटली बुरा ही पढ़ते रहते हैं? इसका सिंपल आंसर आप ये दे सकते हैं कि शायद जो लोग पढ़ने में अच्छे होते हैं उनके फंडामेंटल्स अच्छे होते होंगे और इसलिए उनको आगे भी पढ़ाई करने में आसानी पड़ती होगी, या वो बेटर स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें ट्रू नहीं है। कई बार आप नोटिस करेंगे कि कुछ अच्छे स्टूडेंट्स के फंडामेंटल्स बहुत वीक होते हैं और कुछ बुरे स्टूडेंट्स चाह के भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा होता है। हमारे लाइफ के सारे बिहेवियर्स एक बिलीफ के लूप को फॉलो करते हैं। लाइफ के हर एरिया के बारे में हमारी कुछ बिलीफ्स होती हैं। जो हमारी बिलीफ्स होती हैं वो डिटरमाइन करती हैं कि हम उस एरिया के बारे में कितना पोटेंशियल अनलॉक करेंगे। जितना पोटेंशियल हम अनलॉक करते हैं उस तरह के एक्शंस हम लेते हैं, और जिस तरह के एक्शंस हम लेंगे वो इंटर्न डिफाइन करते हैं कि हमारे रिजल्ट्स कैसे आएंगे। वो रिजल्ट्स इंटर्न हमारी बिलीफ सेट को और स्ट्रेंथन करते हैं। सो एक सिंपल लूप कि आपकी बिलीव्स क्या हैं, आपका पोटेंशियल कितना अनलॉक हुआ, आप किस तरह के एक्शंस ले रहे हैं, और फाइनली उनसे रिजल्ट्स क्या आ रहा है, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। सो आप नोटिस करेंगे कि जो बच्चे पढ़ाई करने में बुरे होते हैं उनका बिलीफ सेट होता है कि पढ़ाई मेरे बस की नहीं है, मुझे मैथ्स नहीं आता, या मैं इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हूँ। उसी बिलीफ के बेसिस पे वो अपना पोटेंशियल अनलॉक करने की कोशिश करते हैं। उनमें क्षमता तो बहुत ज़्यादा होती है, बट क्योंकि उनकी बिलीव्स ऐसी रहती हैं वो कम पोटेंशियल अनलॉक करते हैं, और जब वो कम पोटेंशियल अनलॉक करते हैं तो वो ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश नहीं करते, उनके एक्शंस बहुत लिमिटेड रहते हैं। और जब आपके एक्शंस लिमिटेड रहते हैं तो एज यू माइट गेस आपके रिजल्ट्स बहुत बुरे आते हैं। जब आपके रिजल्ट्स बुरे आते हैं तो इंटर्न आपकी बिलीफ जो आप जिससे आपने स्टार्ट किया था
कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ या मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है या मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, वो और स्ट्रेंथन हो जाती है। इंटर्न जो लोग चीज़ों में अच्छे होते हैं, जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, उनका बिलीफ सेट होता है कि पढ़ाई में फ़न आता है, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, मैं तो टॉपर हूँ। इंटर्न जब आप इन बिलीव्स के साथ स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत सारा पोटेंशियल अनलॉक करते हैं। अगर आपसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप ये सोचते हैं ये प्रॉब्लम मुझसे क्यों नहीं सॉल्व हो रही, मैं इसे सॉल्व करके ही रहूँगा। तो आपके एक्शंस भी उतने ही मैसिव रहते हैं। जब आप उतने मैसिव एक्शंस लेते हैं तो इंटर्न रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं और आपकी वो बिलीव्स जिनसे आपने स्टार्ट किया था और स्ट्रेंथन होती जाती है। इस लूप को, इस बिलीफ सेट को चेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको अपनी बिलीव्स को सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा आप कोई भी चीज़ चेंज करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी आप रिजल्ट्स नहीं लेके आ पाएंगे। आप एक्शंस बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, बट जब आपकी बिलीव्स ही आपका साथ नहीं देंगी तो आपको एक्शंस इमटेरियल लगेंगे। आपको लगेगा कि ज़्यादा पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं तो पढ़ाई में अच्छा ही नहीं हूँ। तो इस पूरी साइकिल को अपग्रेड करने का, इसमें बेटर होने का सिर्फ एक ही तरीका है कि स्टार्ट विथ योर बिलीव्स। सक्सेस इन लाइफ इज़ 80% साइकोलॉजी एंड 20% मैकेनिक्स। मतलब लाइफ में आप जो भी अचीव करते हैं उसका 80% पोर्शन इज़ कि आप क्या सोचते हैं, आपका माइंडसेट कैसा है, आपकी बिलीव्स कैसी हैं, एंड ओनली 20% के आप एक्शंस कैसे लेते हैं। सो बड़ा ज़रूरी है हम पॉजिटिव सेट ऑफ बिलीव्स लेके आएँ। हम इस तरीके से पढ़ाई को अप्रोच करें कि हम कर सकते हैं, हमारे लिए भी पॉसिबल है। अगर एक दूसरा स्टूडेंट कोई चीज़ कर सकता है तो उसमें कुछ स्पेशल नहीं है, हम भी वो चीज़ कर सकते हैं। और जब आप इस तरह की पावरफुल एम्पावरिंग बिलीफ के साथ चालू करेंगे तब इस जर्नी में आगे बढ़ना, ग्रो करना और बेटर रिजल्ट्स लेकर आना आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा। जब हमारी पॉजिटिव बिलीव्स अपनी जगह पे होती हैं तब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर सकते हैं, एंड दैट इज़ फाइंडिंग योर व्हाई। मैल्कम नॉल्स, जिन्होंने थ्योरी ऑफ एंड्रोगॉगी या अडल्ट लर्निंग लिखी है, उनके हिसाब से अडल्ट ब्रेन को एक बहुत ही प्रेसिंग रीज़न चाहिए होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। सो एवरी अडल्ट नीड्स अ रीज़न कि वो कोई चीज़ क्यों याद कर रहा है, क्यों सीख रहा है। अगर उसके पास वो रीज़न नहीं होगा तो कोई मोटिवेशन नहीं होगा उसके पास उस चीज़ को करने का, एंड हेंस वो चीज़ वो सीख नहीं पाएगा। बट करंट एजुकेशन सिस्टम में हम कई बार ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं जिनकी हमें कोई यूटिलिटी समझ नहीं आती। हमें समझ नहीं आता कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने से लाइफ में क्या फ़ायदा होगा, इसको हम कहाँ अप्लाई करेंगे, एंड हेंस हमारा इंटरेस्ट उसमें बहुत कम होता है। कई बार हमारी ना समझी या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के चक्कर में हमें पता नहीं होता कि इस सब्जेक्ट की आगे यूटिलिटी क्या है। वो सब्जेक्ट इन लाइफ में बहुत यूज़फुल हो सकता है बट हमें उसकी यूटिलिटी करंटली समझ नहीं आती। ऐसे बहुत सारे हर्डल्स हम लाइफ में फेस करते हैं, बट दीज शुड नॉट स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग बेटर इन आवर स्टडीज़। अगर हमें उस पॉइंट पे पहुंचना है जहाँ पे हम वो पढ़ पाएँ और वो सीख पाएँ जो हम सच में सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो हमें ऐसी बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो हम शायद नहीं सीखना चाहते हैं। एंड इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने हर सब्जेक्ट में एक्सेल करें, और इसलिए डिस्टिंक्शन लाना कि इसकी क्या यूटिलिटी है और क्या ये फ़ायदा देगा कि नहीं देगा बड़ा ज़रूरी है। बट जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था जिससे हमने बात करना चालू की थी कि अनलेस यू हैव अ रीज़न कि आप कोई चीज़ क्यों करने वाले हैं, आप वो चीज़ कर नहीं पाएंगे। सो यू शुड आइडेंटिफाई योर वाइज कि आप वो चीज़ सीखना क्यों चाहते हैं। सो लिस्ट डाउन ऑल द रीजंस कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो जाएंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, आपके करियर में कैसा ग्रोथ मिलेगी, आपके पेरेंट्स आपको किस तरीके से देखेंगे, आपके रिलेटिव्स आपके बारे में क्या बात करेंगे। ऑल्सो अगर आप एक वीक स्टूडेंट हैं तो कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि टीचर ने पूरी क्लास के सामने आपको ह्यूमिलेट किया होगा, या आपके फ्रेंड्स ने आपका मजाक बनाया होगा कम नंबर आने पे, या आपके मम्मी पापा ने आपको डांट दिया होगा आपके दोस्तों के सामने और आपको बहुत बुरा लगा होगा। यूज़ ऑल दैट ह्यूमिलिएशन एज अ फ्यूल। वो नेगेटिव एनर्जी जहाँ पे हम अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, अपनी टीचर्स को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत बिहेव किया, उस नेगेटिव एनर्जी को यूज़ कीजिए एज अ फ्यूल। जब भी आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करे, याद कीजिए कि आपको इतना बुरा लगा था और आप वो बुरा फील नहीं करना चाहते वापस, और इसलिए आपको मेहनत करनी है। एक और अच्छा रीज़न ज़्यादा पढ़ाई करने का और दिल लगा के पढ़ाई करने का ये भी हो सकता है कि आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं। जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं तो हम किसी टीचर को, किसी फेलो स्टूडेंट को, किसी कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे को, मे बी गर्ल और बॉय, इम्प्रेस करना चाहते हैं। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप लाइमलाइट में आ जाएंगे और उनको इम्प्रेस करना आसान हो जाएगा। एज अ स्टूडेंट मैंने नोटिस किया था कि हम पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि अगर 5 साल तक आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहे और आपके आसपास वाले सारे बच्चे, आपके दोस्त आगे निकल गए आपसे, तो आपको कैसा लगेगा। वो बड़े बड़े शहरों में मूव हो जाएंगे, वो बेटर जॉब्स पे चले जाएंगे, वो अच्छी अच्छी जगह नौकरियां कर रहे होंगे, दुनिया घूम रहे होंगे, और आप यहीं स्टक रह जाएंगे। कैसी होगी वो फीलिंग। ये फीलिंग भी आपको मोटिवेशन देगी बेटर परफॉर्म करने के लिए। फाइनली, अगर आपके पास रीजंस कम पड़ रहे हैं मोटिवेशन इकट्ठा करने के लिए, स्टडीज़ के लिए, तो इन्वेंट कर लीजिए रीजंस। माइकल जॉर्डन, जो एक लेजेंडरी बास्केटबॉल प्लेयर हैं, इस चीज़ के लिए जाने जाते थे। वो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए रीजंस इन्वेंट कर लिया करते थे।
इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उनकी डॉक्यूमेंट्री द लास्ट डांस जो कि नेटफ्लिक्स पे है उसमें दिखता है। माइकल जॉर्डन एक बार एक गेम खेल रहे थे, उस गेम में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बुरा था। उस गेम में उन्होंने सिर्फ 9 पॉइंट स्कोर किए थे। उनकी अपोजिट टीम में एक बहुत ही एवरेज प्लेयर था जिसका नाम था ली ब्रैडफोर्ड स्मिथ। स्मिथ ने उस गेम में सरप्राइजिंगली 37 पॉइंट्स अर्न किए थे। जब माइकल जॉर्डन अपने रूम में अपने टीममेट्स के साथ वापस गए गेम एंड होने के बाद, तो उन्होंने टीममेट्स को बोला कि मैं इस प्लेयर को दिखाऊंगा कल के मैच में। जब उनके टीममेट्स ने पूछा उनसे कि ऐसा क्या हो गया सडनली, तो उन्होंने बताया कि जब वो हॉलवे से वापस आ रहे थे तो स्मिथ उनके पास आए, उनके शोल्डर पर पैट किया और बहुत मॉकिंगली स्माइल करते हुए उनसे बोले कि नाइस गेम माइक। उन्हें ये ह्यूमिलेशन बहुत बुरा लगा और नेक्स्ट गेम में उन्होंने वही किया जो उन्होंने अपने टीममेट से बोला था। उन्होंने अपने टीममेट से कहा था कि कल हाफ टाइम तक मैं इससे ज़्यादा स्कोर करूंगा जिसने फुल गेम में स्कोर किया है। उन्होंने फर्स्ट हाफ में 36 पॉइंट स्कोर किए। बहुत आगे चल के जब उनसे पूछा गया कि क्या एक्चुअली स्मिथ ने उनसे ऐसा कुछ कहा था, तो उन्होंने बोला नहीं, स्मिथ ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, बट ये स्टोरी मैंने अपने माइंड में बना ली ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके अगले गेम में बेटर खेलने का। तो अगर आप भी बहुत स्ट्रगल करते हैं वाइज डिफाइन करने के लिए, तो इन्वेंट करिए रीजंस अपने माइंड में जो आपको मोटिवेट कर सकें स्टडी करने के लिए। वंस यू हैव द साइकोलॉजी इन पेस, आपने अपनी बिलीव्स को पॉजिटिव कर लिया है और आपने अपने वाइज डिफाइन कर लिए, इट्स टाइम टू मूव टू द मैकेनिक्स। अब समय आता है कि आप टिप्स और टेक्निक्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं बेटर रिजल्ट्स लेके आने के लिए। एंड हियर्स टिप नंबर 1, ऑर्गेनाइज योर वर्क स्पेस। जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं उस जगह को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कीजिए। एंड दिस सिंपली मीन्स कि उस जगह को आप क्लीन कीजिए, वहाँ से जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उन्हें रिमूव कर दीजिए। उस टेबल पे जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं सिर्फ वही किताबें होनी चाहिए जिनसे आप पढ़ाई करने वाले हैं। बहुत हेल्प करता है अगर आप अपने नोट्स, सारी बुक्स, डॉक्यूमेंट्स पहले से अरेंज करके रखें। नहीं तो होगा ये कि आप 9 बजे पढ़ाई करने बैठेंगे और आपको समझ आएगा कि आपके पास नोट्स नहीं है। 9 से 9:30 बजे तक आप सिर्फ नोट्स अरेंज करने में टाइम निकाल देंगे और तब तक जो मोटिवेशन था वो फेड आउट हो जाएगा। सो अरेंज योर स्टडी मटेरियल इन एडवांस। पढ़ाई करने बैठना और पढ़ाई स्टार्ट करना इतना आसान होना चाहिए कि आप बैठे हैं और 1 मिनट में आपने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। ऑल्सो इट हेल्प्स अगर आप अपने पढ़ाई करने की जगह चेंज कर दें। अगर किसी प्लेस पे आपको मोटिवेशन नहीं मिलता और आप बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं पढ़ाई करने में, तो उस जगह को बदलने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास ऑप्शन है तो टेबल के डायरेक्शन को चेंज कीजिए। अगर आपके पास ऑप्शन है तो कमरा ही चेंज कर लीजिए जहाँ पे कोई क्लूज़ नहीं है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम हैबिट्स वाले एपिसोड में इस बारे में बात करते हैं जहाँ पे हम बताते हैं कि कैसे हमारे क्यूज़ हमें डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और कैसे क्यूज़ बदलने से आप ज़्यादा मोटिवेटेड रह सकते हो एक्शन को कंप्लीट करने में। सो यूज़ दिस स्टेप and organize your workspace, keep it out of distraction and if possible change the place जहाँ पे आप स्टडी करते हैं। टिप नंबर 2, do not wait for mood। अगर आप इस चीज़ का वेट करते रहेंगे कि जब मेरा पढ़ाई करने का मन करेगा तब मैं पढ़ाई करने बैठूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। एक बहुत ही फेमस फिक्शन राइटर से एक बार पूछा गया कि आपका राइटिंग शेड्यूल है क्या, आप कब लिखते हैं, क्या आप रेगुलरली लिखते हैं या जब आपको बहुत अच्छी स्टोरी मिल जाती है, जब आपके माइंड में बहुत इंस्पायरिंग आइडिया आ जाता है तब आप लिखते हैं। To which he replied, I only write when inspiration strikes. Fortunately, it strikes every morning at 9 AM. मतलब मैं तभी लिखता हूँ जब इंस्पिरेशन मिलता है, मुझे कुछ अच्छी स्टोरी मिल जाती है और फॉर्चुनेटली हर सुबह 9 बजे मुझे कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाता है। विच गोज़ टू शो कि डिसिप्लिन की लाइफ में बहुत वैल्यू होती है। सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द राइट मूड, राइट टाइम टू स्टार्ट स्टडिंग, फिक्स अ टाइम एंड डेली उसी समय पढ़ने बैठ जाइए। स्लोली आप नोटिस करेंगे कि उस समय पे आपको फ्लो का स्टेट मिलने लग गया है और बहुत आराम से आप ट्रांजिशन कर पाते हैं नॉर्मल रूटीन से स्टडी के रूटीन में उस पर्टिकुलर टाइम पे। टिप नंबर 3, लर्न मेमोरी टेक्निक्स। मेमोरी टेक्निक्स मुझे बहुत हेल्पफुल रही हैं अपने चाइल्डहुड में। जब मैं पढ़ा करता था, मैं 12th तक एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था, बट 12th में मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की जहाँ पे मैंने मेमोरी टेक्निक्स के बारे में सुना और उसके बाद मेरा स्टडी के प्रति आउटलुक, मेरा स्टडी करने का तरीका और मेरे रिजल्ट्स कंप्लीटली चेंज हो गए। सो अगर आपको मेमोरी टेक्निक्स के बारे में नहीं पता है तो लर्न अबाउट देम, लर्न अबाउट निमोनिक टेक्निक्स, लर्न अबाउट मार्कर्स, लर्न अबाउट मेमोरी पैलेसेस एंड यूज़ देम इन योर स्टडीज़। जैसे ही आप ये करेंगे आप नोटिस करेंगे कि किसी भी चीज़ को सीखने का, याद करने का आपका जो समय है वो बहुत ड्रास्टिकली फॉल हो गया है। आप कोई चीज़ सीखते हैं, उसकी मेमोरी बहुत लंबी खिंच गई है और अब आप में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है। और जो कॉन्फिडेंस आपको मेमोरी टेक्निक्स की वजह से कुछ सब्जेक्ट्स में मिलेगा वो दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथ्स और साइंस में भी अप्लाई होगा, क्योंकि अब आपके अंदर बिलीफ आ जाएगी कि आप भी बहुत जल्दी सीख सकते हैं। टिप नंबर 4, डू नॉट स्ट्रेच योर स्टडी आवर्स। हम बहुत सी बार गलती ये करते हैं कि कोई चीज़ पढ़ने में हमें पता है हमें 30 मिनट या 40 मिनट लगते हैं, बट हम पूरा दिन किताब के सामने उस टॉपिक को कवर करने में लगा देते हैं। कई बार हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने घर वालों को दिखाना चाहते हैं
कि हम पढ़ाई कर रहे हैं पूरे दिन। कई बार हम बुक खोल लेते हैं और फ्रेंड से चैट करते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं। इस चीज़ से हमारे ब्रेन पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इन द फॉर्म कि हमारा पूरा दिन तो बर्बाद होता ही है। हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है कि हमें किसी चीज़ को सीखने में पूरा दिन लग सकता है, जबकि एक्चुअली हम उसे 40 मिनट में ही ख़त्म कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव बिलीफ रोकने का एक ही तरीका है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आप 40 मिनट में कर सकते हैं तो उसे डॉट 40 मिनट में कंप्लीट कीजिए एंड देन मूव टू अ प्ले टाइम। उस प्ले टाइम में आप भले प्रिटेंड कर सकते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, बट आपके ब्रेन को पता होना चाहिए कि एक्चुअली किसी चीज़ को सीखने में आपको कितना टाइम लगता है। यह आपको बहुत हेल्प करेगा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स पिक करने में, कि आपको कोई बहुत सारा कोर्स कवर करना है लिमिटेड टाइम में। तब आपकी बिलीव बहुत स्ट्रांग होगी कि मैंने तब किसी चीज़ को 30 मिनट में स्टडी कर लिया था, तो अब मैं पूरी बुक 2 या 3 दिन या 1 हफ्ते में कंप्लीट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कैपेसिटी है। लास्ट एंड फाइनल टिप, अपनी स्टडीज़ को गेमिफाई कर दीजिए। हमारा माइंड गेम्स के प्रति बहुत आकर्षण रखता है। अगर आप किसी भी चीज़ को गेमिफाई कर देंगे, उसे एक चैलेंज बना देंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि उसको करने में आपको मज़ा आने लग गया है। तो आप अपनी स्टडीज़ को भी गेमिफाई कर दीजिए। इसको करने का तरीका क्या है? अगर किसी चैप्टर को करने में आपको 1 घंटा लगता है, सो अगला चैप्टर अगर सेम लेंथ का है तो आप ये बोल सकते हैं कि मैंने पिछला चैप्टर 1 घंटे में पढ़ा था, इस चैप्टर को मैं 55 मिनट्स में करने की कोशिश करूँगा। इस टॉपिक में 20 पॉइंट्स है जिन्हें मैंने 15 मिनट में याद किया था। नेक्स्ट टॉपिक में भी 20 पॉइंट्स हैं, मैं उसे 12 मिनट में याद करने की कोशिश करूँगा। ये मैथ्स की प्रॉब्लम मैंने 5 मिनट में कंप्लीट की थी, अगली प्रॉब्लम मैं 4.5 मिनट में करने की कोशिश करूँगा। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, जब आप इस तरह से गेमिफिकेशन करते हैं तो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा आता है, आपका फोकस एक जगह कंसंट्रेटेड होता है, क्योंकि आपको ये गेम जीतना है, आपको ये चैलेंज को ओवरकम करना है। दूसरा, गेमिफिकेशन यूज़ करके जो हमने पॉइंट नंबर 4 डिस्कस किया था, आप जिसमें आप अपनी स्टडीज़ को स्ट्रेच करते थे, वो आप करना बंद कर देते हैं, क्योंकि यह वह स्पेसिफिक टाइम जिसमें आपको टारगेट रीच करना ही है। तो अब आप स्ट्रेचिंग की प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं। सो यूज़ गेमिफिकेशन इन योर स्टडीज़ एंड आप नोटिस करेंगे कि आपका आउटलुक चेंज हो गया स्टडीज़ के प्रति। आप ज़्यादा इंजॉय करने लगे हैं और आप स्टडीज़ बर्डन नहीं लगती है। आई होप कि आप अपनी बिलीफ सेट को चेंज करेंगे, अपने वाइज डिफाइन करेंगे एंड फाइनली इन टिप्स और टेक्निक्स को यूज़ करेंगे ज़्यादा बेटर अपनी स्टडीज़ को करने के लिए। बिफोर वी एंड दिस एपिसोड, आई वॉन्ट टू स्पेशली थैंक वाणी, जो इस वीडियो की स्टार्टिंग में फीचर हुई थी। वाणी ये टॉपिक लेके हमारे पास आई थी एंड देन शी डिसाइडेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर आप भी हमारे किसी वीडियो में फीचर होना चाहते हैं, सो मेक श्योर कि आप हमें कॉन्टैक्ट करें विद द रेलिवेंट टॉपिक एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर वीडियोज़ एज वेल। अगर आप स्टडीज़ से स्ट्रगल करते हैं और आपके पास उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप उन्हें कमेंट्स में नीचे मेंशन कर सकते हैं। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर इस एपिसोड को लाइक करें एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जो स्टडीज़ करते हैं और जो आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं। एंड फाइनली, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस पॉडकास्ट, ताकि इस पॉजिटिविटी की जर्नी में आप हमारा पार्ट बन सके। विथ दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। मैं हूँ आपका होस्ट चर्चिल, सेइंग बाय बाय।